रेतीले रेगिस्तान में गांव वालों का इफ्तारी और सहरी। आपा जल्दी करो, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है। बिलाल और अब्बू जान उठ गए हैं। तू खामखा घबराती है हिना, सब तैयार है, बस दादी को आवाज दे दे। बानो दादी गली से गुजरते हुए अपनी छड़ी खटखटाती है। उठो उठो रोजेदारों, सहरी का वक्त गुजर रहा है। उठ जाओ बच्चों, अल्लाह की रहमत का महीना आ गया है। अरे दादी, खुद तो तुम्हारी नींद उड़ गई है, पूरे मोहल्ले को क्यों जगा रही हो? सुबह सुबह क्या चीखना शुरू कर दिया? अरे यार, ये इनका फिर से शुरू हो गया। पूरे 1 महीने तक अब सुबह 4 बजे नींद खराब करेंगे। कोई चैन से सो भी नहीं सकता इस गांव में। क्या हुआ जी, सोने दो ना, कम से कम तुम तो शोर मत मचाओ। खाक सोने दे। ये पड़ोस में रहीम भाई के घर से बर्तनों की खटर पटर आ रही है। इनकी बहुएं पता नहीं सुबह सुबह कौन सा तोप चला रही हैं रसोई में। इनका रमजान शुरू हो गया है, अब हमारी रातों की नींद हराम होगी। वही हिना रसोई की खिड़की से ताने सुनकर चिढ़ते हुए, देख रही हैं आपा, हम तो अपने घर में सहरी बना रहे हैं, इन्हें क्या परेशानी है? रोज रोज के ताने सुनकर तो मेरा रोजा मकरू हो जाएगा। रमजान में गुस्सा नहीं करते मेरी बहन, हमारा काम इबादत करना है, उनकी बातों पर ध्यान मत दे। अल्लाह सब्र करने वालों की साथ है। दादी अंदर आ गई हैं। लाओ भाभी, खाना लगा दो। उठिए उठिए, सहरी का वक्त हो गया है। अरे रमेश और कमला बहू, शांत हो जाओ। सालों से हमारा गांव एक साथ रहता आया है, उनका त्योहार है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। सुबह सुबह कलेश मत करो। सरपंच जी को तो बस पंचायत करनी है, नींद तो हमारी खराब हो रही है ना। सहरी का वक्त खत्म होता है और दिन चढ़ने लगता है। रेगिस्तान में जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, गांव के रोजमर्रा के काम शुरू हो जाते हैं। सुबह 8 बजे गांव का इकलौता सरकारी हैंडपंप सना और हिना अपने सिर पर मटके लिए पानी भर रही हैं। उफ आपा, रोजे में ये हैंडपंप चलाना बड़ा भारी लगता है, गला सूखने लगा है अभी से। बस एक और मत का हिना, तू थक गई है तो मैं चला देती हूँ। तभी सुनीता खाली बाल्टी लेकर भागते हुए आती है, लेकिन अचानक हैंडपंप का हत्था कड़क की आवाज के साथ टूट जाता है। हे भगवान, ये नल कैसे टूट गया? अब पानी कहाँ से लाऊंगी? कल से घर में एक बूंद पानी नहीं है, मेरी गैया प्यास से तड़प रही है। अरे सुनीता, इनका तो मटका भर गया, अब हम क्या रेत फाकेंगे? देख लिया अपना रोजा, सारा पानी तो तुम ही भर ले गई। कमला ताई, नल मशीन है, खराब हो गया तो इसमें हमारा क्या कसूर? सना हिना को चुप कराती है और अपना भरा हुआ मटका सुनीता की बाल्टी में पलट देती है। ताई आप रोइए मत, बेज़बान जानवर का प्यासा रहना ठीक नहीं। ये लीजिए हमारा पानी, हम रोजे से हैं तो क्या, हमारा तो अल्लाह मालिक है। सना बेटी, पर तुम लोग क्या करोगे? धूप बहुत है। अल्लाह बरकत देगा ताई, आप दैया को पानी पिलाइए। चलिए हिना। सना की इस दरिया दिली से सुनीता अवाक रह जाती है और कमला भी शर्म से नजरें झुका लेती है। दिन ढलता है और धूप और भी भयंकर हो जाती है। दिन का समय, कन्हैया की राशन की दुकान, चिलचिलाती धूप और रेगिस्तान की उड़ती रेत। अरे बाप रे, आज तो आसमान से आग बरस रही है। क्यों रहीम भाई, इतनी भयंकर गर्मी में खेत से आ रहे हो? रोजा कैसे रख रहे हो? कन्हैया बाबू, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, खेत का काम भी तो पेट पालने के लिए करना है। अल्लाह हिम्मत दे ही देता है। अरे रहीम चाचा, क्या जरूरत है इतनी गर्मी में खुद को तरपाने की? पानी पी लो। कौन सा ऊपर वाला यहाँ देखने आ रहा है? विकास भाई, बात देखने की नहीं, ईमान की होती है। ये प्यास ही तो हमें गरीबों की भूख प्यास का एहसास कराती है। अरे तुम जानो और तुम्हारा सब्र जाने, मुझे तो शाम के शोर शराबे से भी दिक्कत होती है। इफ्तारी के नाम पर तुम्हारी बहुएं पूरे मोहल्ले में भीड़ लगा लेती हैं। दोपहर 2 बजे रहीम के घर का आंगन सन्नाटा पसरा है और लू चल रही है। चिलचिलाती धूप में रहीम के आंगन में खसखस के पर्दे पड़े हैं, जिन पर फातिमा ने पानी छिड़का है। सना एक पुरानी सिलाई मशीन पर जोया के लिए ईद के कपड़े सिल रही है, जबकि हिना चारपाई पर बैठकर एक बड़े सूप में गेहूं बीन रही है। आपा, सुबह हमने वो पानी सुनीता ताई को दे दिया, अब तो हलक में सच में कांटे चुभ रहे हैं, ऊपर से ये सिलाई मशीन की खटखट, सिर फट रहा है मेरा। सब्र कर मेरी बहन, बस जोया का ये गरारा सिल जाए,
अजर भी तो उसी हिसाब से मिलेगा ना। शाम का समय, इफ्तारी से कुछ देर पहले। रहीम के घर का आंगन। शाम होते ही गांव के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। सना और हिना ने चूल्हे पर इफ्तारी तैयार कर ली है। फातिमा और उनकी सहेली शबाना भी मदद कर रही हैं। पूरे आंगन में पकौड़ों और खजूर की खुशबू फैल रही है। फातिमा बहन, तुम्हारी दोनों बहुएं सच में बहुत नेक हैं। दिन भर काम करके भी इफ्तारी में कोई कमी नहीं छोड़ती। जोया, तेरे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? मेरी दोनों भाभियां आज पकौड़े और रूह अफ़ज़ा बना रही हैं। इफ्तार के वक्त मैं तुझे भी दूंगी। पर मेरे पापा तो मना करते हैं तुम्हारे घर जाने से। कहते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है। अरे पिंकी बेटा, बच्चों के लिए कोई पाबंदी नहीं होती। तुम सब आना, हम मिलकर इफ्तारी करेंगे। हाँ हाँ, बुला लो सबको। अपनी इफ्तारी के बहाने हमारे बच्चों का भी धर्म भ्रष्ट कर दो तुम लोग। कमला बहन, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, आप गलत समझ रही हैं। कुछ दिन बाद रमजान के 15 दिन बीत चुके थे। उस दिन अचानक मौसम बदला और रेगिस्तान में एक भयंकर रेतीला बवंडर उठने लगा। हवा इतनी तेज थी कि सूरज भी रेत में छुप गया। खेत में रमेश और उसका बेटा रोहन अपनी कटी हुई फसल को उड़ने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। रोहन, जल्दी कर बेटा, तिरपाल डाल फसल पर, सब उड़ जाएगा। बाबूजी, मुझसे नहीं हो रहा, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। भयंकर लू, प्यास और आंखों में भरती रेत की वजह से रोहन गश खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका मुंह तिरपाल में दब जाता है और झाग निकलने लगता है। रोहन, क्या हुआ बेटा? रोहन, आंखें खोल। अरे कोई है? बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। अरे कोई गाड़ी बुलाओ, आंधी में तो सांस भी नहीं ली जा रही। इसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं? आंधी का शोर चीरते हुए रहीम के घर तक ये चीखें पहुंचती हैं। अब्बूजान, रमेश चाचा के रोहन को कुछ हो गया है आंधी में। हिना, जल्दी से बर्फ ला। क्या हुआ रमेश बाबू? रहीम भाई, लू और आंधी ने मेरे बेटे की जान निकाल दी। शहर ले जाना है पर गाड़ी और पैसे नहीं है। आप फिक्र मत करो चाचा। तारिक भाई, जल्दी से जीप निकाल। अब्बू, आप इन्हें लेकर चलो, मैं रोहन को जीप में डालता हूँ। रेतीली आंधी इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल था, लेकिन रोजे की हालत में भूखे प्यासे तारिक और बिलाल अपनी जान पर खेलकर आंधी के बीच रोहन को अपनी जीप में डालते हैं। सना अपनी पोटली लेकर आती है। अब्बूजान, इसमें हमारी सिलाई के बचाए हुए पैसे हैं। जान से बढ़कर कोई ईद नहीं, आप जल्दी जाइए। शहर का अस्पताल। शाम का समय। तारिक और बिलाल पूरी तरह रेत से सने हुए हैं और हाँफ रहे हैं। देखिए, आंधी और हीट स्ट्रोक दोनों ने इसकी हालत बिगाड़ दी थी। रेगिस्तान की रेत फेफड़ों तक पहुंच जाती अगर आप इसे आंधी से खींच कर न लाते। आपको 15,000 रुपए काउंटर पर अभी जमा करवाने होंगे। 15,000? डॉक्टर साहब, मेरी तो फसल भी आंधी में खराब हो गई। डॉक्टर साहब, ये लीजिए 15,000, इलाज में कोई कमी मत छोड़िएगा। रहीम भाई, ये पैसे तो आपकी बहुओं ने अपनी सिलाई बुनाई की मेहनत से ईद के कपड़ों और जेवर के लिए बचाए थे ना? रमेश बाबू, कपड़े तो अगले साल भी आ जाएंगे। मेरी बहुओं ने मुझे ये पैसे दिए हैं। हमारा मजहब यही सिखाता है कि पड़ोसी मुसीबत में हो तो उसकी मदद पहले करो। तभी अस्पताल के बाहर मौजूद मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती है। इफ्तार का वक्त हो गया था। तारिक, बिलाल और रहीम पास रखे वाटर कूलर से पानी पीकर अपना रोजा खोलते हैं। ये देखकर रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और रमेश रोते हुए रहीम के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो रहीम भाई, मैं कितना स्वार्थी था। मैं तुम्हारी इफ्तारी से दिक्कत मानता था, लेकिन आज इस भयंकर आंधी में जब सगे भी घर से बाहर न निकले, तब तुम्हारे भूखे प्यासे बेटों ने मेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाला और तुम्हारी बहुओं ने अपनी मेहनत की कमाई दे दी। रहीम तुरंत रमेश को उठाकर गले लगा लेता है। अरे पागल हो गए हो क्या? त्योहार तो दिलों को जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। कुछ दिन बाद, चांद रात, ईद से एक दिन पहले, रोहन अब बिल्कुल ठीक होकर घर आ चुका था। आसमान में ईद का चांद नजर आ चुका था। रहीम के आंगन में सना और हिना चुपचाप घर का काम कर रही थी। उनके पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। फातिमा बहन, सना बेटी, हीना। अरे सुनीता ताई, आप यहाँ? हाँ हिना बेटी, मुझे भी माफ कर देना।
उस दिन नल पर तुमने अपने हिस्से का पानी दे दिया और मैंने फिर भी ताने मारे। तुम्हारा दिल तो इस रेत से भी ज्यादा साफ है। सना बेटी, तुमने मेरे रोहन की जान बचाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई दे दी। ये लो, ये सूट मैं तुम दोनों बहुओं के लिए शहर से लाई हूँ। आज सेवई मैं तुम्हारे साथ मिलकर बनाऊंगी। ताईजान, इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गए, यही हमारी सबसे बड़ी ईदी है। ईद का दिन, गांव का बड़ा आंगन। अगले दिन सुबह ईद की नमाज के बाद पूरा गांव सरपंच के घर के सामने बड़े आंगन में इकट्ठा होता है। आंगन में बड़ी बड़ी दस्तरखान बिछी हैं। सना और हिना सबके लिए पकवान परोस रही हैं। दावालो, इस रेगिस्तान की भयंकर गर्मी और आंधी में जहां सब खत्म हो जाता है, वहां आज रहीम भाई और उनके परिवार ने प्यार की ऐसी नदी बहाई है कि हमारे दिलों की सारी नफरत धुल गई। बेशक सरपंच जी, अल्लाह उसी से खुश होता है जो इंसानों से मोहब्बत करता है। जोया बेटी, इधर आओ, और मेरी दोनों बहुएं सना और हिना भी इधर आए। ईद मुबारक रमेश चाचा। जी चाचा जान, ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटियों। तुमने मुझे इंसानियत का जो सबक सिखाया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये लो, तुम सब की ईदी। अरे रमेश बाबू, अब रहने भी दीजिए। रहीम भाई, आज से ये ईद मेरी भी है और तुम्हारी दिवाली मेरी दिवाली। जीते रहो बच्चों, अल्लाह हमारे गांव पे ऐसे ही रहमत बनाए रखे। सभी एक दूसरे के गले लगते हैं। सना और हिना मुस्कुराते हुए बच्चों को ईदी बांट रही हैं। रेतीले रेगिस्तान का वो गांव जहां कल तक त्योहारों के शोर से चिढ़ होती थी, आज उसी शोर में मोहब्बत के तराने गूंज रहे थे। रोजे की भूख प्यास, रेतीली आंधी का कहर और दो बहुओं की दिन रात की मेहनत ने पूरे गांव के दिलों की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया था। एक शानदार 5 स्टार रिजॉर्ट में आर्यन और दृष्टि की भव्य शादी का मंडप सजा है। कामनी, अपनी 10 लाख की ज्वेलरी फ्लॉन्ट कर। दृष्टि के रिश्तेदारों को लगना चाहिए कि लड़की कुबेर के खजाने में जा रही है। कोई कसर मत छोड़ना। मम्मी जी, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं इन हील से, और ये डिजाइनर लहंगा 20 किलो का है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। हे इंस्टा फैम, फाइनली मेरे भैया की शादी हो गई। वेलकम टू द रिचेस्ट फैमिली दृष्टि भाभी। #बिग फैट वेडिंग। विदाई का समय आ गया है। कार के पास खड़े दृष्टि के पिता दीनदयाल भावुक है। आर्यन बेटा, मेरी फूल सी बच्ची को तुम्हें सौंप रहा हूँ। राजमहल में रानी बनाकर रखना इसे। जी बिल्कुल अंकल, हम इसे आसमान की ऊंचाइयों पर रखेंगे। विक्रम भैया, जल्दी गाड़ी निकालो, इससे पहले कि कोई सच जान ले। रात के 2 बजे है। एक घने और डरावने पहाड़ी रास्ते पर वैन अचानक कच्ची पगडंडी पर रुक जाती है। आर्यन जी, हमारा स्काई विला यहाँ इस बीहर जंगल में है क्या? यहाँ तो स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। गाड़ी यहीं तक जाएगी दृष्टि, आगे का रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है, पैदल चलना होगा। हे भगवान, मेरे गुच्ची के बैग पर कीचड़ लग गया। मैं एक कदम नहीं चलूंगी इस अंधेरे में। डरो मत दृष्टि, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनोखा सरप्राइज देने वाला हूँ। बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। आर्यन, मुझे ये सरप्राइज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हवा में अजीब सी सनसनाहट है। अंधेरे रास्ते पर आर्यन दृष्टि को आगे ले जाता है। अचानक कदमों के नीचे से लकड़ी के चरमराने की आवाज आती है। आर्यन, मेरे पैर के नीचे क्या है? ये हिल क्यों रहा है? बहू, धीरे धीरे कदम रख, लकड़ी सरदई है। एक गलत कदम और सीधा भगवान के पास, खाई है नीचे। क्या बकवास है ये? दृष्टि झटके से अपनी आंखों से पट्टी खोल देती है। दृष्टि देखती है कि वो लोग एक खस्ता हाल लकड़ी के पुल पर खड़े हैं। सामने एक लटकता हुआ लकड़ी का जर्जर घर है, जिसका आधा हिस्सा खाई की तरफ बाहर निकला हुआ है। ये क्या मजाक है आर्यन? ये खंडहर, ये हमारा घर है। दृष्टि, यही सच है। हमारा कोई स्काई विला नहीं है। हमारा सब कुछ छिन चुका है। तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे परिवार से झूठ बोला। ये शादी एक धोखा थी। मैं 1 सेकंड भी इस भूतों के खंडहर में नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ वापस। दृष्टि गुस्से में पलटती है। तभी पुल का एक तख्ता टूटकर खाई में गिर जाता है। रास्ता खतरनाक हो चुका है। रुक जा बेटी, इस अंधेरे में तू खाई में गिर जाएगी। हमें माफ कर दे।
मेरे सगे छोटे भाई सुरेश ने हमारी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब धोखे से अपने नाम कर लिया। हम सड़क पर आ गए थे। इन भिखारियों को धक्के मारकर बाहर निकालो, ये घर अब मेरा है। कंगाली का सुनकर आर्यन का रिश्ता कोई नहीं ले रहा था। हम स्वार्थी हो गए थे बहू, पर आर्यन बहुत अच्छा लड़का है। अब रोना धोना बंद करो, यहाँ पहले ही खून जमाने वाली ठंड है। अंदर चलो, वरना कोई जंगली जानवर हमें नाश्ते में खा जाएगा। अगली सुबह सब उबड़ खाबड़ जमीन पर सिकुड़े हुए बैठे हैं। दृष्टि बैग टांग कर दरवाजे पर खड़ी है। आर्यन जी, मुझे मेरे घर छोड़ाइए बस। ठीक है दृष्टि, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। दृष्टि पुल की तरफ बढ़ती है, पर भवानी सिंह और सावित्री देवी को फटे कपड़ों में पत्थर से आग जलाते देख उसके कदम रुक जाते हैं। आर्यन जी, क्या हुआ? मेरे पापा ने कहा था कि मुश्किल वक्त में अपनों का साथ नहीं छोड़ते। आपके चाचा ने धोखा दिया, पर मैं धोखा नहीं दूंगी। ये लटकता हुआ खंडहर है ना, अब देखिए मैं इसे कैसे स्वर्ग बनाती हूँ। OMG, मेरी भाभी तो शेरनी निकली। दोपहर का समय, कामिनी खाली मटका लिए बैठी है। हाय रे किस्मत, प्यास से गला सूखा जा रहा है। अब उस डरावने पुल से जाकर पानी लाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। जाना तो पड़ेगा कामिनी, नदी दूसरे पहाड़ पर है, मैं ले आता हूँ। रुको विक्रम भैया, रोज रोज जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। आर्यन जी, विक्रम भैया, बाहर जो मोटे बांस पड़े हैं उन्हें काट कर लाइए। आज हम पानी को घर तक लाएंगे। इन बांसों का क्या करेंगे दृष्टि? इन्हें अंदर से खोखला कीजिए, फिर एक बांस के सिरे को दूसरे में फंसाकर कस कर बांध दीजिए। हम एक लंबी पाइपलाइन बनाएंगे जो सीधी झरने से हमारे घर तक आएगी। पापा जी, आप यहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें पत्थर बिछा दीजिए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पाइपलाइन तैयार हो जाती है। दृष्टि पाइप का सिरा खोलती है और साफ पानी घर के पास गिरने लगता है। अरे वाह, साक्षात गंगा मैया आ गई हमारे द्वार पर। मेरी बहू तो इंजीनियर निकली। शाम के वक्त घर के अंदर चूल्हा जलने से पूरा घर भयंकर धुएं से भर जाता है। मम्मी जी प्लीज, ये घर है या गैस चेम्बर? मेरा दम घुट रहा है, मेरे फेफड़े काले हो जाएंगे और मैं बूढ़ी लगूंगी। माँ जी, भाभी बाहर आइए, अब घर के अंदर कोई धुआं नहीं सहेगा। सब बाहर आते हैं। दृष्टि ने घर के बगल में लकड़ियों और मिट्टी से एक ओपन मड किचन बना दिया है, जिसका धुआं सीधा आसमान में जा रहा है। वाह बहू, तूने तो बाहर ही शानदार रसोई खड़ी कर दी। रात के खाने के समय नव्या का पत्ता फट जाता है और सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। शिट, मम्मी मेरे कपड़े खराब हो गए। ये पत्ते बेकार है, इनमें हमेशा छेद निकलता है। ऐसे कैसे खाएंगे हम रोज? नव्या, गुस्सा मत कर, कल सुबह हम अपने लिए नए और डिजाइनर बर्तन बनाएंगे। अगली सुबह दृष्टि, कामिनी और नव्या नदी किनारे से गीली मिट्टी खोद रही हैं। यू दृष्टि, आर यू सीरियस? हम कुम्हार बनेंगे? मेरे महंगे मैनिक्योर वाले नेल्स गंदे हो रहे हैं। भाभी, नेल्स तो साफ हो जाएंगे, पर पेट भरने के लिए बर्तन चाहिए। और सोचो, हम इस मिट्टी के बर्तनों पर अपने मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। शाम तक दृष्टि की मेहनत से शानदार लाल रंग के पक्के टेराकोटा बर्तन तैयार हो जाते हैं। अगले दिन घर के अंदर रस्सियों पर गीले कपड़े टंगे हैं, जिससे घर में सीलन और बदबू आ रही है। माँ जी, ये कपड़े अंदर क्यों सुखाने डाले हैं? क्या करे बहू, बाहर हवा इतनी तेज है कि पिछली बार तेरे ससुर जी का कुर्ता उड़कर खाई में चला गया था। दृष्टि बाहर 2 मजबूत बांस गाड़ती है और उन पर रस्सी बांधती है। फिर वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को छीलकर शानदार देसी क्लिप्स बनाती है। देखिए माँ जी, अब कितनी भी आंधी आए, ये क्लिप्स कपड़ों को उड़ने नहीं देंगी। उसी शाम नव्या पहाड़ के एकदम किनारे खड़ी होकर सनसेट की रील बना रही थी। अचानक उसका पैर फिसलता है। मम्मी बचाओ! आर्यन दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। नव्या बुरी तरह कांप रही थी। यहाँ कोई भी गिर सकता है, हमें खतरा टालना होगा। आर्यन जी, बाउंड्री बनानी होगी। सब मिलकर पहाड़ के किनारे किनारे मजबूत लकड़ियों और जंगली बेलों को बांधकर एक मजबूत और सुरक्षित बाउंड्री तैयार कर देते हैं। कुछ दिन बाद आर्यन को सब्जियां लाने के लिए दूसरे पहाड़ जाना पड़ता था, जो बहुत दूर और खतरनाक था। आर्यन जी, आज आप सब्जी के साथ
वहाँ से कुछ मिट्टी और बीज लेते आना। हम अपनी सब्जियाँ खुद उगाएंगे। दृष्टि मिट्टी के बड़े गमले बनाती है और उनमें बीज बो देती है। कुछ ही दिनों में घर के चारों तरफ ताज़ा धनिया, मिर्च और टमाटर उगाते हैं। वाओ, टोटली ऑर्गेनिक। अब तो मेरी स्किन ग्लो करेगी। तूने तो लटकते घर को फार्म हाउस बना दिया। रात के समय छोटे से घर में सब एक दूसरे से सटकर उबड़ खाबड़ जमीन पर सोने को मजबूर है। विक्रम जी, थोड़ा उधर खिसकिए। यहाँ सांस लेने की जगह नहीं है। मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। और ये पत्थरों वाली जमीन, मेरी कमर टूट गई। आर्यन जी, जगह कम है पर हमारे पास हुनर है। कल सुबह आप और विक्रम भैया जंगल से मजबूत लकड़ियाँ और ढेर सारी सूखी मुलायम घास लेकर आएंगे। हम इस घर को बड़ा करेंगे। अगले दिन दृष्टि और आर्यन घर से जुड़ा एक नया कमरा तैयार करते हैं। लकड़ियों को बांधकर पलंग का ढांचा बनाया जाता है और पुरानी साड़ियों में सूखी घास भरकर शानदार गद्दे बनते हैं। वाह, अब लग रहा है कि हम इंसान हैं। हमारा लकड़ी का महल तैयार है। कुछ दिन बाद कामिनी और नव्या टूटे आईने में अपना चेहरा देखकर परेशान हो रही हैं। ओह नो, देखो नव्या, मेरे गाल पर ये पिंपल। मेरा ग्लो खत्म हो गया है। यहाँ तो मेरी स्किन मगरमच्छ जैसी हो गई है। हाँ भाभी, मैं डार्क सर्कल्स देखो। शहर का पार्लर नहीं है तो क्या हुआ भाभी, हमारे पास नेचर का खजाना है। ये क्या है? गोबर? छी। अरे भाभी, ये मुल्तानी मिट्टी, चंदन और जंगली खीरे का रस है। इसे लगाइए, हजारों रुपए वाले फेशियल से भी अच्छा निखार आएगा। मुंह धोने के बाद कामिनी और नव्या की स्किन सच में चमक रही होती है। वाओ दृष्टि, तूने तो घर को ही लैक्मे सैलून बना दिया। शाम के वक्त खाना खाते समय अचानक बाउंड्री की लकड़ियां टूटने की जोर की आवाज आती है। ये कैसी आवाज थी? अंधेरे से एक खूंखार जंगली सुअर लाल आंखें किए सीधा घर की तरफ दौड़ता आ रहा है। बचाओ, ये हमें मार डालेगा, भागो। सब अंदर भागो, जल्दी। नहीं पापा जी, अंदर भागे तो ये अपनी टक्कर से घर तोड़ देगा। आर्यन जी, वो मशाल दीजिए और विक्रम भैया वो लाल मिर्च की टोकरी लाइए। पागल हो गई हो दृष्टि, पीछे हटो। दृष्टि सुअर के सामने लाल मिर्च फेंककर आग लगा देती है। तीखे धुएं से सुअर दर्द से चिंघाड़ता हुआ जंगल में भाग जाता है। जान चली जाती तुम्हारी, इतना रिस्क क्यों लिया? मैं इस घर की बहू हूँ आर्यन जी, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। कल ही इस घर के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों की बाउंड्री बनाएंगे। रात के समय दृष्टि ने चीड़ के पेड़ का गोंद पिघलाकर दिए जलाए हैं, जिससे पूरा घर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा है। आधी रात को सावित्री देवी के सीने में तेज दर्द उठता है। आर्यन शहर जाकर डॉक्टर माथुर को लेकर आता है। अरे भाई, मैं डॉक्टर हूं, स्पाइडरमैन नहीं। मैं इस लटकते पुल पर एक कदम नहीं रखूंगा। दृष्टि पास आकर अपनी ओढ़नी से डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांधते हुए, डॉक्टर साहब, जो दिखता नहीं उससे डर नहीं लगता। मेरा हाथ पकड़िए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह इलाज के बाद डॉक्टर माथुर अपनी पट्टी हटाते हैं। वो बादलों के बीच लटकते उस घर का नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। हे भगवान, ये जन्नत है। लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं और असली सुकून तो यहाँ इस क्लिफ हैंगर पर है। भवानी सिंह जी, ये मेरी फीस नहीं, ये आपके इस शानदार रिजॉर्ट में रुकने का किराया है। वो 5,000 रुपए भवानी सिंह के हाथ में रख देते हैं। आर्यन जी, अगर डॉक्टर साहब को ये जगह इतनी पसंद आई तो शहर के उन लोगों को कितनी पसंद आएगी जो स्ट्रेस में जी रहे हैं। मतलब तुम क्या सोच रही हो? मतलब ये कि हम इस लटकते खंडहर को द क्लिफ हैंगर एडवेंचर कैफे में बदलेंगे। हे भगवान, अब मैं यहाँ वेटर बनूंगी और बर्तन मांजूंगी। नहीं भाभी, आप हमारी चीफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजर बनेंगी। आपका ये डिजाइनर स्वैग गेस्ट को अट्रैक्ट करेगा। नव्या मार्केटिंग देखेगी और आर्यन जी और विक्रम भैया रस्टिक फर्नीचर बनाएंगे। कुछ हफ्तों बाद घर का काया पलट हो जाता है। दृष्टि की ब्लॉगर सहेलियां वहां आती है। Guys, are you ready for the most dangerous and beautiful cafe in India? Look at the suspension bridge. दृष्टि उन्हें मिट्टी के बर्तनों में शानदार देसी डिशेस सर्व करती है। ओह माय गॉड, ये टेस्ट 5 स्टार होटल्स इसके सामने कुछ नहीं है। नव्या की रील वायरल हो जाती है। उस पहाड़ी पर अब लग्जरी कारों की लाइन लगी है।
और पुल को लोहे के केबल से सुरक्षित कर दिया गया है। शहर में चाचा सुरेश के आलीशान बंगले पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जा रही है। साहब मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। तभी चाय की टपरी पर लगे टीवी पर न्यूज आती है कि भवानी सिंह का द क्लिफ हैंगर कैफे टूरिस्ट की पहली पसंद बन गया है। भैया मैंने सब छीन लिया था, फिर भी वो जीत गए। कैफे के खूबसूरत नजारे के बीच भवानी सिंह गल्ले पर बैठे पैसे गिन रहे हैं। बहू, तूने तो हमारे आंसुओं को मोतियों में बदल दिया। तू बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। एक्सक्यूज मी, अब मुझे शहर नहीं जाना। यहाँ मैं किसी बॉलीवुड सेलेब से कम नहीं हूँ। आर्यन जी, अब हमें यहाँ रुकने वाले गेस्ट के लिए ग्लैम्पिंग टेंट्स लगाने होंगे। बिजनेस को इंटरनेशनल जो बनाना है। जो हुक्म मेरी बॉस लेडी। पूरा परिवार एक साथ ठहाके लगाता है। बादलों के बीच लटकता हुआ वो खूबसूरत कैफे दिखाई देता है, जहां अब रोशनी, सक्सेस और जिंदगी